Hello students, welcome to all of you. My name is Aditya and I am currently pursuing PhD from IIT Kanpur. So I know मैं थोड़ा काफ़ी दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ. एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अपना PhD से रिलेटेड काम था. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने पिछले दो, ये हमारा पार्ट 3 है. पिछले दो पार्ट्स में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को डेडिकेटली और डिटेल में पढ़ा हुआ है. ओके, तो अब हम बात करेंगे कि इसकी एनर्जी कैलकुलेशन क्या है. फिर हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी उस पर हमने बात किया था कि आइडियल कंडीशन है. तो हम इसकी बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, सपोज करो कि ये एक अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, इस प्लेन पे कैसे आपने प्रोजेक्टाइल किया तो उस पे कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होगी उसकी भी बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनर्जी की. एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करेंगे. सो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप सबको पता है कि क्या होता है, पता है ना स्टूडेंट्स. हाँ, ये वाली गलती नहीं मुझे चाहिए कि आपको मतलब बस आप वीडियो देख रहे हैं, अपनी नोट्स नहीं बना रहे हैं, और इवन नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट्स प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे हैं. सो यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स डेली और अल्टरनेट, बट रिवाइज करना है आपको. ठीक है, सो मैं बोलूं कि मैंने एक पॉइंट ए है, यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट किया. ठीक है, सर्टेन वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे और ये अपना यहाँ पे मिल गया. ये आपका ग्राउंड है. ठीक है, ये ग्राउंड है. प्लीज आप लोग एक बार खुद से कोशिश करिए निकालने की एनर्जी, फिर इसके बाद आप इसे टैली करिएगा. ठीक है, क्योंकि आप अपना काम पहले खुद से एक बार ट्राई किया करो. नहीं आता तो फिर मैं दूंगी. और आप लोग प्लीज, आई एम हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स बताया करिए. वेदर नो डाउट इज सिली. ओके, एवरी क्वेश्चन इज अ ग्रेट क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू आस्क. ओके, सो प्लीज आस्क एंड प्लीज सपोर्ट. ओके स्टूडेंट, सो हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे, सपोज करो ये पॉइंट H है. ठीक है, यानी ये हाईएस्ट पॉइंट है. यहां पे इसकी एनर्जी क्या होगी. ओके, हमें अभी एनर्जी निकालना है. तो हमने इसको वेलोसिटी भी दी, तो हमने इसको टोटल एनर्जी कितनी दी, टोटल एनर्जी. ठीक है, तो आपको पता है कि आपने किसी चीज को ऐसे थ्रो किया एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो उसकी आपने उसको टोटल एनर्जी कितनी दी, हाफ m, जितना बेस पार्टिकल का मास होगा इसका, और v स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज टोटल एनर्जी. तो हम इसको शो करते हैं k e से. ओके, दिस इज काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो यही है उसकी टोटल एनर्जी. वेरी गुड. अब देखो, अब जब ये अपने पॉइंट H पे आया यहां पे, ठीक है, तो इसके पास दो टाइप की एनर्जी हो जाएंगी. क्या क्या, एक एनर्जी हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये जब ये आएगा एट पॉइंट H, इसके पास दो, आप लोगों ने एनर्जी पढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, n नंबर ऑफ एनर्जी होती है. ठीक है, तो एंथैल्पी एंड सेंसिबल हीट, एनर्जी, वर्क, सब कुछ, मतलब दिस इज पार्ट और फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके स्टूडेंट, सो एट पॉइंट H आपका क्या होगा, एक होगा आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, यानी ये कितनी हाइट पे आ गया तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा. तो अब आप इसको देखो कि हमें इसको करना कैसे है. तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन ऑफ, ये दिस इज 2D मोशन, यानी हमें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल पे काम करना रहता है, एक वर्टिकल पे करना रहता है. तो वेरी गुड, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा v sin थीटा.
ये तो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हो, इसके 2 वीडियो देख चुके हो, तो आपको ये चीज एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ग्राउंड है आपका, यहाँ पे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा तो इसकी ये वाला v cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल वो वेलोसिटी होगी और v sin थीटा इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि एट पॉइंट h, ठीक है, तो आप बताओ कि एट पॉइंट h पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी। तो आपको पता है कि जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी vy वो 0 हो जाएगी यहाँ पे ये वाली, और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो सेम रहती है। तो v ये वाली आपकी ये v cos थीटा ये आपकी सेम रहेगी, यानी ये और ये जो इस मैक्सिमम पॉइंट पे 0, तो vx आपका हो जाएगा v cos थीटा। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज विजुअल एंड ऑडिबल, ग्रेट। सो ये एट पॉइंट h है। अब आप एक चीज और, 2 कंजर्वेशन लॉ हैं, यानी हमारी साइंस पे 2 कंजर्वेशन लॉ हैं, वन इज मास कंजर्वेशन एंड अदर इज एनर्जी कंजर्वेशन। इन 2 कंजर्वेशन के अलावा बाकी कुछ नहीं इस दुनिया जहां में, सब कुछ मतलब इन्हीं 2 लॉ पे डिपेंड है। ठीक है, तो मास कंजर्वेशन की बात अभी नहीं करते, अभी बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलती है, कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलता है आपका कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आप प्लीज ये कभी अगर इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मतलब इस दुनिया जहां में जितनी भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, वो ना तो आपकी कहीं से पैदा होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। मान लो कि कभी काइनेटिक एनर्जी हुई तो कभी पोटेंशियल में चेंज हो गई, पोटेंशियल हुई तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, इंटरनल एनर्जी कभी दूसरी एनर्जी में चेंज हो गई, कभी आपकी एनर्जी हीट में चेंज हो गई। ठीक है, जैसे आप गाड़ी, आपकी जो ऑटोमोबाइल है, सपोज करो आपकी कार है या आपकी बाइक है, तो आप बाइक में क्या करते हो, फ्यूल डालते हो तभी गाड़ी चलती है। तो यानी उसकी जो हीट है, हीट यानी हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हीट का जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में। आपने हीट यानी फ्यूल को आपने कंबस्ट किया और इसके बाद उसने उसको वेलोसिटी यानी इंजन को घुमाया, इससे आपकी गाड़ी घूमी, तो ये हीट एनर्जी आपकी काइनेटिक फॉर्म में चेंज हो गई। ओके स्टूडेंट, सो जो हमारी यहाँ पे ये टोटल एनर्जी थी के ई, वही यहाँ पे इन 2 फॉर्म्स में चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो बस फिर आपको ये पता चल गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, वेरी गुड, बट यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो एट पॉइंट h काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाफ एम वी एट h होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, आपको पता है कि v एट h दिस, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं इसका बनाऊं तो ये क्या आएगा, v cos थीटा आई कैप प्लस 0 j कैप, और मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं यानी सिंपल v निकालूं तो वो क्या आएगा हमारा, सिर्फ v cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो अब आप वेक्टर वगैरह आपने देख लिया है, तो ये अब आप इसमें प्रो हो गए। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें क्लियर कट है। तो ये क्या लिखोगे आप, हाफ एम वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर इज योर v cos थीटा होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर आपका क्या है, के ई, तो ये हो गया आपका के ई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1।
यानी एट पॉइंट एच पे आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई इतनी। अब देखो मैंने क्या बोला कि यहां पे देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको किसी भी पॉइंट को डेटम लाइन यानी जनरली फॉर योर रेफरेंस जनरली डेटम लाइन इज ग्राउंड। तो अगर आपने किसी चीज को ग्राउंड से, सपोज करो दिस माई पाम इज ग्राउंड, तो आपको इस पाम से यानी इस पॉइंट से डेटम लाइन से ग्राउंड से आपको यहां तक, मैं इस कैप को, ये कैप यहां रखा था, मैं इसको यहां पे उठा के लाया, ओके। सो दिस कैप हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं इस कैप को रिलीज करूंगा तो दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, सी दिस। तो ये नीचे आ गया, ये देखो, तो इसने ही, मैंने जैसे इसको रिलीज किया तो उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, सो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एच, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो या तो आप ये निकाल के लगाओ तब भी आ जाएगा। h आपको पता है कि ये h max क्या है, h max का फॉर्मूला आपको पता है, वेरी गुड। तो mg h max या तो इससे निकालो, बट अभी हमें h max निकालने का हमारे पास टाइम है, हमें ज्यादा दिमाग अपना यूज नहीं करना, हमें सिंपली जल्दी से इसको निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब आप एक बात बताओ, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है टोटल, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट एच, तो काइनेटिक एनर्जी एट एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एच, यानी ये हर पॉइंट पे हमारी टोटल एनर्जी तो सेम है। तो मैं यहां पे बात करूं तब भी पोटेंशियल प्लस हो गया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहां पे बात करूं तब भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहां पे बात करूं तब भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज summation is equal to total energy, okay student। So this is law of conservation of energy, okay। So अब हमें इसको निकालना है अगर इस वे में, तो हमें काइनेटिक एनर्जी देखो पता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, ये देखो टोटल एनर्जी एट एच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एच, ठीक है। हमें ये चीज पता ना है, बाकी दोनों चीजें पता है। तो ये हमारी हो गई के ई क्या है, दिस हाफ एम वी स्क्वायर, तो अब इसको चलो के ई लिखो। काइनेटिक एनर्जी एट एच क्या है, वो है आपका के ई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया के ई कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट एच। बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी एट एच विल बी के ई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो या तो आप इस फॉर्मूले से भी निकालो, ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप लोग अपने आप से इसको ट्राई करो, अगर नहीं आता कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं इस वे में भी आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज दिस, ओके स्टूडेंट। सो आपको अगर प्रूव करना है कि क्या काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, दिस ठीक है। तो के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, और के कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो आपने यहां पे तीन चीजें सीखी, ठीक है। वो तीन चीजें क्या थी, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा आपने देखा कि इसको आपका एनर्जी कैलकुलेट किया आपने, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तीसरा आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड यू कैन कैलकुलेट एनर्जी एट एवरी पॉइंट, A point, B point, C point, any point, whatever your point of interest you can
फाइंड आउट एनर्जी। ओके, अब हम बात करेंगे कि उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। ओके स्टूडेंट, सो आपने ये पढ़ा था कि हम लोग पढ़ते थे कि हमारा बिल्कुल जो हमने फेंका वो प्रोजेक्टाइल आइडियल मोशन जा रहा है, ठीक है। तो हम रियल लाइफ पे देखते हैं कि यानी इसकी लिमिटेशन आइडियलिटी थी। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है, कहां कहां पे ग्रेविटी जो हमने एज्यूम किया था अगर हमारी वो ब्रेक हो गई तब क्या हो सकता है, यानी इसकी लिमिटेशन क्या क्या हो सकती हैं। लिमिटेशन होंगी आपकी। सबसे पहली लिमिटेशन क्या हो सकती है कि जो आपने ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये है ना आपका प्रोजेक्टाइल, तो सबसे पहला ये आपने अगर इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, सॉरी थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से, ठीक है, सो इट्स हाइट शुड नॉट बी वेरी हाई, ठीक है। यानी अब ऐसा नहीं कि आपने इसको ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया और ये कुछ चला गया, इसकी जो h हुई वो आपकी चली गई कुछ 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, ठीक है। यानी आपने इसको फेंका और ये हिमालय से ऊंचा चला गया, ठीक है। हिमालय की हाइट कितनी है, 8.8 किलोमीटर सी लेवल से। तो आपका जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से पहली लिमिटेशन, आप प्लीज लिमिटेशन अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइए। तो मैं लिख देता हूं एच मैक्स शुड नॉट वेरी हाई, ठीक है, ये लिमिटेशन हो गई। अब अगर वेरी हाई है तो क्या होगा, तो हमने ग्रेविटी में माना था, ये सॉरी इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में माना था कि जो हमारा ये जी है डाउन टू अर्थ लगता है, वेरी गुड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट आवर प्रोजेक्टाइल मोशन, आवर ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट आप अभी ग्रेविटेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, या आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पोल्स पे ग्रेविटी के वैल्यू दूसरी होती है, जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू दूसरी होती है। तो अर्थ सरफेस पे, ये सपोज करो अर्थ सरफेस है, तो इससे जैसे जैसे ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है। ये पहली लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो दूसरी लिमिटेशन क्या है आपकी कि इसका जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी हमने इसको प्रोजेक्ट किया और ये कुछ ऐसे रेंज बना के ऐसा, ठीक है। तो इसका जो रेंज है, दूसरा रेंज शुड नॉट वेरी हाई, ठीक है। ये आइकन का साइन होता है, दिस इज, यानी जो भी यहां पे लिखा है वही आप यहां पे नीचे कॉपी कर लो। तो रेंज शुड नॉट वेरी हाई, ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों हाई नहीं होना चाहिए। आप सपोज करो दिल्ली पे हैं, आपने दिल्ली से कोई चीज प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां से आपने दिल्ली से कोई चीज प्रोजेक्ट किया और वो यूएसए में गिरी, ठीक है। सो दिस इज नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये एलिप्टिकल मोशन हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल में आपका पैराबोला बनेगा, यानी आपका जो ट्रेजेक्टरी बनती थी वाई एक्स स्क्वायर की बनती थी, ठीक है, प्योर पैराबोलिक प्रोफाइल बनती थी, वो नहीं बनेगी। दूसरा, आपने यहां से प्रोजेक्ट किया और आपका सपोज करो कि ये कहीं नॉर्थ पोल पे पहुंच गया, नॉर्थ पोल पे, ठीक है। तो दिल्ली पे ग्रेविटी का वैल्यू दूसरी है और नॉर्थ पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू दूसरी है, तो आपका जो रेंज है वो बहुत नहीं होनी चाहिए, जैसे। और तीसरा, ठीक है, वेलोसिटी विल नॉट, यानी जो v इनिशियल होता है आपका, जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हो, v इनिशियल शुड नॉट वेरी हाई, ठीक है। ऐसा क्यों कि अगर आपका
आप जैसे सपोज करो ये क्यों है ऐसा, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियली ये कंसीडर किया था, ये अज्यूम किया था कि हमारा जो एयर ड्रैग है यानी एयर का रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग इज व्हाट, एयर रेजिस्टेंस, तो जो एयर का रेजिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट, यानी वो हमारा कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं, नेग्लिजिबल, मतलब एयर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन योर मोशन, बट इफ योर वेलोसिटी इज वेरी हाई then your body, projectile body will feel some air resistance. It is because air has some, अब आप ऐसा तो कंसीडर कर नहीं सकते हो कि एयर का कुछ मास नहीं होता, एयर ऑल्सो है मास, क्योंकि एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 29, तो सपोज तो ये तो इसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, ठीक है। तो एयर में मास होता है, यानी एवरीथिंग, जो भी आपकी एवरी मैटर हैज मास, जो भी आपका मैटर होता है या जो स्पेस घेरता है दैट हैज मास, तो उसमें आपका जैसे बहुत हाई वेलोसिटी हो गई तो एयर का ड्रैग होगा। जैसे चलो एक कहानी से इसको समझो, आप पहले अपनी साइकिल है, आप बहुत स्लो स्लो चला रहे हो, तो आपको एकदम बिल्कुल स्मूथली जा रहे हो, ठीक है, या आपने देखा होगा कि जो आप अगर तेज चलाते हो तो आपको बहुत ज्यादा एयर ड्रैग लगता है, यानी आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि जो एथलीट होते हैं, जो साइकिल जो चलाने वाले होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल साइकिलर होते हैं, वो लोग अपनी बॉडी को ऐसे बेंड करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे बेंड क्यों करते हैं, सो दैट दे, देखो अगर आप सपोज करो दिस इज योर साइकिल और अगर आप बिल्कुल सीधे बैठे हो तो यहां से एयर का ड्रैग बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे आपकी वेट काफी है, हाई है। अगर आपने यहीं पे अपनी बॉडी को बेंड कर लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे दिस इज हाउ बेंड कर लिया, और ये आपकी साइकिल है, प्लीज आर्ट मेरी थोड़ा अच्छी नहीं है सो प्लीज डोंट जज, ठीक है, बस ये समझाने के लिए, दिस इज काइंड ऑफ साइकिल योर, दिस इज साइकिल, ठीक है, सस्ती वाली साइकिल है, महंगी नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छी नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। सो वो इसको बेंड करते हैं, कुछ एथलीट और बेंड करते हैं सो दैट कि वो लोग एयर का जो, यानी यहां से अपना सरफेस एरिया कम कर दें तो जो एयर का ड्रैग हो वो पास हो जाए, ठीक है, यानी वो उनकी बॉडी पे टच ना करे, ठीक है। दिस इज वाई आपकी जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपका, आप जो एरो होता है, ठीक है, आप कोई पत्थर फेंको, आप पत्थर फेंकना, आप कोई एरो छोड़ना, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन जो मिसाइल छोड़ी जाती हैं, ठीक है, मिसाइल, ठीक है, जो मिसाइल होती हैं जैसे अग्नि या कोई भी रॉकेट होता है, उनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, यानी जो उनकी वी इनिशियल होती है, वी इनिशियल इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, सो उनका जो मोशन होता है दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन एट ऑल, ठीक है, उनका मोशन होता है आपका इलिप्टिकल मोशन। इलिप्टिकल होता है आपका इस तरह का, इलिप्टिकल को हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त, उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/5, यही होता है, ठीक है। तो इलिप्टिकल मोशन होती है आपकी ऐसी, ओके, ओवल शेप में, ठीक है। सो दीज आर लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो अब हम पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इस पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो वो कैसे हमें इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा इंग्लिश लिख लो, इंग्लिश लिखना है आपको, थोड़ा सा थ्योरी कंसीडर से स्टार्ट करना, तो आपको लिखना है, मैं बोलता जाऊंगा आप लोग प्लीज लिखते जाइए। सो कंसीडर अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर, हियर मतलब consider a particle projected from foot of inclined plane, okay, which is making an angle theta with ground, and particle is projected with angle alpha and speed
u, ठीक है, और वेलोसिटी u, ठीक है। हियर इट्स रेंजेस r। ओके स्टूडेंट, तो आपने ये वाली लिख लिया, ये कंसीडर वाली। तो अब हम इसका मोशन को एनालिसिस करते हैं, मोशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर एनालाइज करना हो तो अगर हम एनालाइज मोशन along horizontal एंड वर्टिकल, ठीक है। प्लीज आप एक बार अपने मन से करने की कोशिश करो, थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, यानी ये एक थीटा एंगल बना रहा है, ये एक अल्फा एंगल बना रहा है, दैट्स इट, नथिंग, ठीक है। सो आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने इसको किया। अब देखो, तो इसको कैसे हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल पे अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये अगर पूरा आर है तो ये आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल पे आपका यानी इस तरफ आर साइन थीटा होगा। तो देखो आर कॉस थीटा इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस थीटा और थीटा प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो यार आर है आपका रेंज अप द इंक्लाइन, ठीक है, रेंज अप द इंक्लाइन, यानी इंक्लाइन के ऊपर जो भी आपकी रेंज है इस पे ये वाला आर है। और टी अप है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। ओके स्टूडेंट, अभी तक हम ये यहाँ पे नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इसकी बात कर रहे हैं कि अप द इंक्लाइन पे क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो आपको ये रेंज पता चल गई कि वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके स्टूडेंट, वर्टिकल पे देखो इसकी एनालिसिस क्या होगी। वर्टिकल पे एनालिसिस होगी आपकी आर कॉस आर साइन थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू टी अप, यानी ये वर्टिकल वाले के लिए। तो इसमें वही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ एच इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। ओके स्टूडेंट, सो टी एफ प्लस माइनस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे नीचे लग रहा होगा, तो ये जी और टी अप स्क्वायर, टी एफ टू द होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने मोशन को एनालाइज किया अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो विल एनालाइज मोशन अलोंग इंक्लाइन, यानी ये जो हमारा इंक्लाइन था इसके अलोंग मोशन एनालाइज करेंगे, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ओके स्टूडेंट, सो कंसीडर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये इसका देखो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और जो प्रोजेक्टाइल है ये हमारा इंक्लाइन के फुट से, सपोज करो ये फुट है इंक्लाइन का ओ, तो यहां से एंगल बना रहा है अल्फा। तो ये बेसिक था, ठीक है। तो ये आपको चीजें पता चल गए, राइट। तो अब हम इसको अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस में हम कंपोनेंट्स देखते हैं इसके। तो अलोंग एक्स एक्सिस पे हमारे कंपोनेंट देखो, यानी एक्स एक्सिस का मतलब आपका ये वाले, ठीक है। तो इस पे जो हमारा यू एक्स होगा वो यू कॉस अल्फा, ठीक है। ये यू है, इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर आएगा ये यू कॉस अल्फा और इधर आएगा यू साइन अल्फा। ओके, सो ये मैं आपको बस शो करने के लिए कि इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी। ओके, एंड एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है कि हमेशा डाउन टू अर्थ लगता है,
तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन जी। ओके स्टूडेंट, सो ये एंगल आपका देखो थीटा था, तो अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालूं तो ये एंगल अभी भी थीटा ही है। ओके, सो ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फर्दर थीटा। ओके, सो ये आपका एंगल हुआ जी। ये जो कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तो ये आएगा जी कॉस थीटा और इस तरफ आएगा ये जी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, सो एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, बट तो आप एक माइनस साइन लगा दीजिए क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन। सो जी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, नाउ अब आपको अगर कंपोनेंट बेसिकली अगर आपको x निकालना है कि x क्या होगा, तो आप सिंपल सा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो x इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आपको अगर वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो u cos अल्फा माइनस जी साइन थीटा t। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू कंपोनेंट एंड वी एनालाइज मोशन। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा y एक्सिस की, तो y एक्सिस में देखो क्या होगा, ये भी y आपको पता चल गया है ना। ये देखो प्लीज आप लोग फिगर बहुत आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो y एक्सिस पे हमारा क्या हुआ, u y इक्वल टू u साइन अल्फा एंड एक्सेलरेशन ए वाई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमारा एक्सेलरेशन यानी ये जो अभी कंपोनेंट आया ये ऐसे आया है, राइट। तो हमने सबसे पहले काइनेमेटिक्स में आपने साइन कन्वेंशन को प्रॉपर देखा था कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव होंगे सारे साइन कन्वेंशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम निगेटिव लेंगे। ओके, और हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, बट for a question you have to stick with the same sign convention. Okay, so let's do this analysis. So ay आपका हमें लेना, ये हमारा पॉजिटिव है बट हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड, so ये हुआ आपका g cos थीटा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन है आपकी ऐसी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस जी कॉस थीटा। ओके, तो सिमिलरली इसमें भी हुआ न्यूटन का सेकेंड लॉ और आपकी वी वाई फाइनल, सेम काम जो यहाँ पे आपने एक्स पे किया था वाई पे एक्सेलरेशन और यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर यू माइनस 80, सिंपल सा आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यूज करना है। अब हम लोगों ने जो रिजल्ट, प्लीज आप लोग अगर नोट डाउन नहीं कर पाते तो आप पॉज करिए और नोट डाउन करिए। अब हम लोगों ने जो इसके रिजल्ट्स थे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे रिजल्ट हमें निकालने हैं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया और हो गया आपका कि रेंज कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। तो आपको अगर मैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल देता, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मतलब कि मैंने इसको u वेलोसिटी दी है और ये वाला नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हुआ, ठीक है, यानी ये थीटा एंगल बनाते हुए, तो आपको पता होगा कि हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होता है 2u साइन थीटा बाई जी। आपने निकाला था इसको। ठीक है, सेम एनालिसिस लगाना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि इसमें एक एंगल अल्फा एक्स्ट्रा बन रहा है। सेम उसमें भी सेम फॉर्मूले इसमें यूज किए थे, जो वही सेम फॉर्मूले इसमें भी यूज कर देंगे। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ये इंक्लाइन पे काम है, यानी ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा प्लेन है और आप प्लेन में चढ़ के मतलब उस प्लेन इंक्लाइन प्लेन में चढ़ के आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। ओके, सो बस एक एंगल का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो टी आपका फॉर्मूला होगा इसमें आपका 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g cos
थीटा, ठीक है, क्योंकि उसमें 2u sin थीटा बाई जी था, इसमें होगा या जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा क्या होगा, क्योंकि हमारा इंक्लाइंड पे ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा है, राइट, ये वाला एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा। ओके, सिमिलर, इन द सिमिलर वे आपका जो रेंज आएगी, रेंज आपकी दो जगह आएगी, दो जगह, एक आएगी आपकी रेंज इंक्लाइंड प्लेन पे और दूसरी रेंज आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी जो ये बिल्कुल जमीन पे, ये यही है ना आपका ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ओके, यानी दिस इज योर ग्राउंड, ओके। तो दो जगह आपकी रेंज आएगी। तो जो ग्राउंड पे सपोज करो यहाँ पे बी है, तो ये हम इसको मानते हैं ए, तो आपकी जो ग्राउंड पे रेंज है दैट इज ओ ए, और जो आपकी इंक्लाइन प्लेन पे रेंज है दैट इज ओ बी। ओके स्टूडेंट, सो अब हम यहां पे अभी कैलकुलेट करते हैं किसकी रेंज, ओ ए, ओके, यानी हम ये रेंज अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राउंड वाली। सो ग्राउंड की रेंज को आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, सिंपल वही बेसिक सा फॉर्मूला, ओ ए होगी आपकी रेंज इन ग्राउंड, या आप अगर इसको बोलो तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। सो वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट होगा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो हमने अपने रेंज पे फॉर्मूला पढ़ा था। सो ओ ए विल बी वेलोसिटी का कंपोनेंट, देखो यहां पे क्या होगा, ये आपका u था, तो इसमें इस वाले इस एक्सिस पे इसका कंपोनेंट क्या होगा बताइए, तो इस एक्सिस पे इसका कंपोनेंट क्या होगा, u, यहां से ऊपर से, तो u cos अल्फा प्लस थीटा होगा स्टूडेंट, वेरी गुड। और वर्टिकल आपको पता है कि वो साइन होगा। सो ये हो गया आपका u cos अल्फा प्लस थीटा इंटू टाइम अप, और टाइम टी अप का फॉर्मूला आपने लिखा था अभी, 2 sin अल्फा डिवाइडेड बाय जी cos थीटा, ठीक है, दिस वाज योर टी अप, ओके। सो ये फॉर्मूला था, तो इसको भी लिख दो, 2u sin अल्फा इंटू जी cos थीटा। तो ये cos अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला पता होगा, और इसमें थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। सो योर ओ ए विल बी, ओ ए का मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, सो योर ओ ए का आंसर होगा u स्क्वायर जी cos स्क्वायर थीटा साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। सो दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हो गया स्टूडेंट। दूसरा देखो, अब क्या बात आई, अब आएगी आपकी बात रेंज इन इंक्लाइन प्लेन, दोनों रेंज ओबी। तो अब आपकी ओबी क्या होगी, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये सिंपल सा, प्लीज आप फिगर 2-3 फिगर प्रॉपर आप अपने बना लीजिएगा, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग अ फिगर ओ बी ए, ओके। हमें इसकी हॉरिजॉन्टल पता चल गई है कि ये इसका सॉरी, दिस इज, आई थिंक दिस इज cos थीटा, ओके, सॉरी। सो आपको ओ ए पता चल गया कि ये हो गया आपका ओ ए, ओके। अब cos थीटा, ये हमारा क्या एंगल था, ये थीटा था, तो cos थीटा आपको क्या होगा, ओ ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, सो दिस इज ओ बी। सो ओ बी आपका होगा ओ ए डिवाइडेड बाई cos थीटा। सो ये हुआ आपका ओ ए डिवाइडेड बाई cos थीटा।
सो आपका OB हुआ, इसमें एक और cos थीटा आ जाएगा, सो ये u स्क्वायर g cos स्क्वायर थीटा साइन 2 अल्फा प्लस थीटा, 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए। ठीक है, ये आपको बस डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। आई डोंट थिंक कि इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपसे इस पे क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा बनेगा, वो भी डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक क्वेश्चन जो बनता है इस रेंज से, वो मैं आपको बताता हूं। सो मैं ये अब साफ करता हूं, ठीक है, इरेज करता हूं। सॉरी, इसको नहीं इरेज करते हैं। तो अभी आपके पास ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन हो गए। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज ऑफ क्या हो, मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन, ठीक है, तो यानी इंक्लाइन पे जो हमारी मैक्सिमम रेंज होगी, यानी OB की मैक्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो OB की मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप सपोज करो थीटा अल्फा को वेरी कर रहे हो, ये आपका अल्फा वेरी है, आप इस एंगल से प्रोजेक्ट करो या इस एंगल से प्रोजेक्ट करो या इस एंगल से प्रोजेक्ट करो, तो योर अल्फा इज वेरिएबल। यहां पे अल्फा आपका वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है, आप उसका एंगल तो वेरी करोगे नहीं, दैट इज फिक्स, सो यू कैन वेरी अल्फा। सो फॉर OB max, what you will do? You will do sin 2 alpha plus theta will be 1, क्योंकि this value is fixed value, ठीक है, ये वैल्यू भी फिक्स है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। फिक्स मतलब कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट को तो आप छू नहीं सकते हो, तो व्हाट यू कैन डू, जो ये वेरिएबल थिंग है, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो। और साइन का ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया है कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो 2 अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, इसको और जनरलाइज सेंस में लिखना है तो एक बार और देखें, तो ये पाई, ये 5 पाई बाई 2, सिमिलरली 7 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2n+1, ठीक है, यहां पे प्लस माइनस, क्योंकि ये सेम, ये आप यहां पे n इक्वल टू 0 लगाओ, 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया बिल्कुल जनरल केस। ओके, यानी आपका ये जनरल केस हो गया, तो आपको अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस, आई होप यू हैव नोट डाउन। ओके, सो ये हमारी इसका जनरल केस हो गया। तो हम फॉर n इक्वल टू 0 पे देखते हैं, ठीक है। प्लीज IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जनरल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल केस पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, एक में लिखा होगा पाई बाई 2, एक में लिखा होगा समथिंग 5 पाई बाई 2, एक में लिखा होगा आपका पाई बाई 2 2n+1, और एक में लिखा होगा प्लस माइनस पाई बाई 2 एंड 2n+1, और इसमें दिया गया होगा कि n इक्वल टू 0 1 2 3। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो इसमें आपका जो मोस्ट एक्यूरेट, इसमें सारे आंसर सही हैं, इसमें भी उन्होंने दे दिया कि n इक्वल टू 3, आंसर ये भी सही है, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपका ये वाला है, ठीक है। दिस इज जनरल केस। सो प्लीज IIT काइंड ऑफ, उसमें आपका ब्रेन चेक करते हैं कि ओके इस स्टूडेंट्स में ब्रेन है, ये चीजों को जनरलाइज कर पा रहा है या नहीं। ओके, सो फॉर हम एक केस लेते हैं कि फॉर n इक्वल टू 0, सो 2 अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू, और टेक पॉजिटिव साइन, सो ये आया पाई बाई 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये पाई बाई 2 आया। सो व्हाट अल्फा विल
अल्फा विल पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2. ठीक है. सो फॉर दिस अल्फा इंक्लाइन प्लेन पे आपका, यानी फॉर दिस OB max exist. Okay students, and what will be the value of OB max? OB max होगी आपकी u स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस साइन थीटा. ओके, इस वैल्यू को आप इसमें रख दीजिएगा, यानी वो जो हमने u स्क्वायर बाय समथिंग g cos स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लिखा था, उस वाले फॉर्मूले में आप ये वैल्यू रख लीजिएगा अल्फा की, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू, तो आपका आंसर आएगा दिस वन. ओके, सो ये आपका एक दो बार जेईई मेंस में पूछा गया है, यानी सेम रिजल्ट पूछा गया है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो इंक्लाइन रेंज होती है, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू. सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज दिस. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ना शुरू करेंगे. सो थैंक यू सो मच.